आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर लखनऊ के काकोरे इलाके में 2 मंजिला मकान में आग लगने के बाद ब्लास्ट से 5 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को हर संभव मदद और घायलों के उपचार के लिए निर्देशित किया है, लेकिन आग लगने का मुख्य कारण क्या था, यह अभी भी राज बना हुआ है। लखनऊ से सटे काकोरी के हाथा हजरत साहब इलाके में मंगलवार रात 2 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही मकान में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चीख पुकार के बीच मचे इस कोहराम ने लोगों को हैरानी में डाल दिया कि करें तो करें क्या। आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वहां मौजूद 4 घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। दमकल विभाग ने जैसे ही आग पर काबू पाया, टूटी फूटी दीवारों के बीच 5 लाशें कमरे में ही पड़ी थी, जिनमें 50 वर्षीय मुशीर अली और 45 वर्षीय पत्नी हुस्ना बानो समेत 5 वर्षीय भतीजी राया, 2 वर्षीय भांजी हिबा व 3 वर्षीय भांजी हुमा की मौके पर जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने सभी शवों को पोस्टमार्टम गृह भिजवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, तो पता चला कि मुशीर अली पेशे से जारदोशी कारीगर है, लेकिन उससे पहले वो पटाखे बनाने का भी काम करता था। जिस वक्त ये भयावह घटना हुई, उस वक्त घर में इनके अलावा मुशीर अली के दोनों बेटी 16 वर्षीय इंशा, 18 वर्षीय लकब, 30 वर्षीय बहनोई अजमत व 17 वर्षीय भतीजी अनम मौजूद थी, जो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मौके पर सिलेंडर के कुछ टुकड़े मिले हैं और आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट से सभी की मौतें हुई हैं। एफएसएल के फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और अग्निशम विभाग भी अपनी जांच कर रहा है। रिपोर्ट आने पर साफ स्पष्ट होगा कि आग कैसे लगी और 5 की मौत किसकी लापरवाही से हुई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने पुलिस अधिकारी से बात की। काकोरी के कस्बा इलाके में घर के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार सर हैं। सर, पूरी घटना क्या हुई? प्राइमा फेसी कल जब आप पहुंचे थे तो घटना किस तरीके से हुई? देखिए, 10:30 बजे के आसपास ये घटना घटी। श्री मुशीर काकोरी कस्बे में रहते हैं, लगभग ये 50 वर्ष उम्र के हैं और पूरे घर में इनके सभी भाई अलग अलग कमरों में रहते हैं। जिस कमरे में ये रहते थे उसी में इनकी सारी व्यवस्था थी, खाना बनाने की, सोने की। खाना खा के ये परिवार अंदर कमरे में सो रहा था, कमरा बंद था। आग लगी, तत्पश्चात उसमें रखे सिलेंडर में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में उसमें सो रहे 5 लोग, जिसमें स्वयं मुशीर, उनकी पत्नी और उनकी एक भतीजी और 2 भांजियां सम्मिलित हैं, उनकी मृत्यु हुई। और उनकी 2 पुत्रियां जो क्रमशः 17 वर्ष 21 वर्ष जिनकी उम्र है और एक भांजी जो लगभग 12-15 वर्ष की है और उनके बहनोई अजमत, वो घायल हुए। इसमें जो अग्निशमन विभाग से बातचीत में जो रिपोर्ट मिली, उसमें जो आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। उसके फलस्वरूप उसमें रखे कमरे में रखे सिलेंडर में भीषण विस्फोट हुआ है और विस्फोट में ये सभी मारे गए हैं। जो घायल हैं उनको ट्रॉमा सेंटर के जेएमयू लखनऊ में भर्ती कराया गया है। उनका बेहतर से बेहतर इलाज उनको प्रदान कराया जा रहा है, अभी सुरक्षित है। और प्रथम दृष्टया अभी ये दुर्घटना का ही केस लग रहा है, लेकिन फील्ड यूनिट को भी जांच हेतु भेजा गया था। अगर कोई अदरवाइज फाइंडिंग पाई जाएगी तदनुसार कार्य किया जाएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और 2 दंपत्ति शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी घायलों को देखने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे आखिरकार कारण क्या है, ये बताने के लिए तमाम जो अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं अपनी जाँच कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। पुलिस इस मामले में पर्दा डालते हुए इसे महज सिलेंडर ब्लास्ट से दुर्घटना की बात कह रही है, लेकिन मुशीर अली की आतिशबाजी के चर्चे इलाके में हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को घर के अंदर से कुछ पटाखे भी मिले हैं। कैमरे पर ना बोलते हुए उन्होंने बताया कि उसमें बारूद नहीं था और ये कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल था कि आखिर ब्लास्ट का पहला हिस्सा सिलेंडर बना या वहाँ रखा हुआ बारूद से भरा पटाखा। फिलहाल सीएम ने संज्ञान लेने के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्तियों को घायलों का हालचाल लेने के लिए जिले के डीएम सूर्यपाल गंगवार और मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब खुद पहुंची।
जहां उन्होंने हर किसी से उस घटना के बारे में और उनकी सेहत का हाल डॉक्टरों से किया। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में बैठे जिम्मेदार कैसे सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं, वो 2 जिलों से आई 2 तस्वीर इसकी पोल खोल रही हैं। गोंडा और फतेहपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो रही है, पर जिलों में बैठे जिम्मेदारों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। सवाल यह है कि आखिर मरीजों की परेशानी और बदहाली का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा? ये जनहित का सवाल है। कहने को दावे हजार हैं, डॉक्टर धरती के भगवान हैं, पर हकीकत में यूपी के 2 जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। गोंडा हो या फतेहपुर, मरीजों की जान से खिलवाड़ है। कहीं इलाज की मशीनें ही नहीं तो कहीं करोड़ों की लागत से बना अस्पताल वीरान है। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से आई ये 2 तस्वीरें यूपी के दोनों जिलों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। पहली तस्वीर गोंडा जिले से आई। जिला अस्पताल भले ही राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का हिस्सा बन गया हो, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। सिर में चोट लगने वाले मरीजों को सस्ती जांच के लिए अस्पताल में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई सिटी स्कैन की मशीनें बीते 2 साल से धूल भाग रही हैं, पर देखने वाला कोई नहीं है। मेडिकल कॉलेज में हर दिन 300 मरीज इलाज कराने आते हैं, जिसमें से करीब 100 से मरीजों की सीटी स्कैन कराने के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये सीटी स्कैन मशीन 2 साल से खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को बाहर से महंगी जांच करवानी पड़ रही है। बाहर निजी सेंटरों पर सीटी स्कैन की जांच के लिए 2500 से 3000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं जिम्मेदार सिर्फ एजेंसी को पत्र लिखने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, गोंडा जनपद में जो हमारा मेडिकल कॉलेज अब निर्माणाधीन है, लेकिन ज़िला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से जो सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है, इसको ठीक कराए जाने के लिए जो इसकी मूल निर्माता फर्म है और साथ साथ में जो अनुबंधित फर्म है इसकी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, उन दोनों से पत्राचार करके, बिकॉज इसमें कुछ तकनीकी खराबियां इतनी जटिल थी कि उनको इसमें 2 राउंड्स में विजिट करनी पड़ी और अप्रूवल्स के लिए, क्योंकि ये शासन स्तर पे भेजा जाता है, तो उन जटिलताओं के कारण इस मामले में अभी जो है हम लोगों को पूरी तरह से होप है कि ये जो डिले हुआ है वो अब ख़त्म हो जाएगा। और वो पूरा एक असेसमेंट करके जा चुकी है जो निर्माता फर्म है कि क्या क्या कमियां हैं और उनको ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित ही इस बीच में, क्योंकि ये जो पूरी सुविधा थी उसको समय अंतर्गत ना हो पाने की वजह से, ठीक हो पाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि हम इस प्रॉब्लम को बहुत जल्द ही रिजॉल्व कर लेंगे। जिला अस्पताल में ज्यादातर लोग इस उम्मीद से आते हैं कि बेहतर और निःशुल्क इलाज हो सके, लेकिन अस्पताल प्रशासन की बेपरवाह अंदाज से ना ही मरीजों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है और ना ही सरकारी तंत्र का लाभ। दूसरी तस्वीर फतेहपुर जिले की, जहां करोड़ों की लागत से बना पूरा अस्पताल वीरान पड़ा है। मरीज तो अस्पताल आते हैं, लेकिन डॉक्टरों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आसोदर विकास खंड के ग्राम चिकरी में सरकारी अस्पताल पिछले 10 वर्षों से बना है, जहां अभी तक किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हो रहे हैं। बुजुर्गों को इलाज के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 वर्षों में गांव के प्रधान ने कई बार जिले के आलाधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली। जिले के जिम्मेदार सीएमओ ने एक लेटर जारी किया, जिस पर 3 दिन के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति करने की बात कही गई है। लेकिन सवाल है, आखिर यूपी के इन 2 जिलों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कब होगा? आखिर जिम्मेदार मरीजों का दर्द कब समझेंगे? के न्यूज के लिए गोंडा से मोहसिन खान और फतेहपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के असोथर विकास खंड के ग्राम टिकरी में पिछले 10 वर्षों से एक हॉस्पिटल बना पड़ा है, जहां 10 वर्षों में अभी तक किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यहां के जिम्मेदारों को इस बात की सुध नहीं है। इन 10 वर्षों में वहां के प्रधान ने कई लेटर जिले के जिम्मेदारों को और प्रदेश तक भेजा है कि इस अस्पताल में जो करोड़ों की लागत से बना हुआ है, एक डॉक्टर नियुक्त हो जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को राहत मिले और इलाज कराने के लिए उनको भटकना ना पड़े। लेकिन किसी भी जिले के जिम्मेदार को इस बात की आह नहीं आई कि एक बड़ा मुद्दा है और 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हो रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जनपद के जिम्मेदार उस पर पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। जो असोथर विकास खंड के ग्राम टिकरी की बात है, जहां पिछले 10 वर्षों से करोड़ों की लागत से बना अस्पताल अभी तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस विषय में जब के न्यूज की टीम ने जिले के सीएमओ से बात की तो उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि 3 दिन के लिए कोई भी डॉक्टर सीएससी असोथर का टिकरी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करे, जिससे जनता को समस्या न उठानी पड़े। लेकिन सीएमओ के आदेश को भी नकारा जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर सीएमओ क्या कार्रवाई करते हैं, एक बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है। कैमरामैन अमरजीत के साथ के न्यूज से सुशील शुक्ला। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। खबर आपको बरेली से बता देते हैं, जहां पर बरेली में सपा की मीटिंग में हुआ बड़ा बवाल। आंवला लोकसभा में मीटिंग के बाद हुआ बवाल। सेक्टर प्रभारियों की मीटिंग के बाद हुआ बवाल। सपा जिला अध्यक्ष और महासचिव से हाथापाई, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर महासचिव भूपेंद्र और जिला अध्यक्ष शिवचरण में हुई नोकझोंक। जिला अध्यक्ष ने महासचिव को किया पार्टी से निष्कासित। 6 साल के लिए पार्टी से किया गया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किया गया निष्कासित। बरेली में सपा की मीटिंग में हुआ बड़ा बवाल और आंवला लोकसभा में मीटिंग के बाद हुआ है बवाल। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आंवला लोकसभा में मीटिंग के बाद बवाल हुआ है। सेक्टर प्रभारियों की मीटिंग के बाद हुआ है बवाल। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सपा जिला अध्यक्ष और महासचिव के बीच हुई है हाथापाई। महासचिव भूपेंद्र और जिला अध्यक्ष शिवचरण की हुई है नोकझोंक। जिलाध्यक्ष ने महासचिव को पार्टी से किया निष्कासित। जिलाध्यक्ष ने 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किया गया निष्कासित। बरेली में सपा की मीटिंग में हुआ बड़ा बवाल। भूपेंद्र सिंह आंवला विधानसभा का महासचिव पद पे था। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से तालमेल बना रखा है। लिखित पत्र भी हमने दिया, फोन के माध्यम से भी जानकारी ली कि ऐसा क्यों कर रहे हो। कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसलिए आज सभी नेताओं की राय से आदरणीय वीरपाल सिंह यादव जी, आदरणीय प्रत्याशी नीरज मौर्य जी, सुखदेश यादव जी, चेयरमैन आबिद अली साहब, सबकी राय से उसको 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। 1 साल से करीब महासचिव पद पे हूँ। हम 1 हफ्ते से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। 1 हफ्ते पहले जिला अध्यक्ष जी का फ़ोन आता है, माननीय शिवचरण कश्यप जी का। वो खामखा हमें गाली देने लगते हैं, मारने की धमकी देने लगते हैं। पता नहीं भाई कहीं शराब फराब पी रहे होंगे बैठ के, वो अलग विषय है। आज कार्यक्रम में छूट से गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने हमें गाली दी। उसके बाद हमने माननीय विधायक जी पंडित आर के शर्मा जी से शिकायत भी की थी। हमने कहा कार्यक्रम चल रहा है विधायक जी, और ऐसी भाषा का प्रयोग इन्हें नहीं करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से हमारे साथ संवाददाता शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जिला अध्यक्ष और देखा जाए तो महासचिव के बीच मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? और देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पर बरेली के जो समाजवादी पार्टी का जो खेमा है वो एक बार फिर से उसकी जो अनुशासन है वो उजागर हुई है। साफ तौर पर से कल आंवला लोकसभा, जहां पर जो नीरज मौर्य प्रत्याशी है कांग्रेस और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी, तो वहां पर एक मीटिंग की गई थी। सेक्टर प्रभारियों के साथ बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए एक मीटिंग की गई, कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। उसके बाद एक कमरे में खाने की व्यवस्था की गई थी और खाने की व्यवस्था के दौरान ही
दो पक्ष आपस में मिल गए, जिसमें शिवचरण कश्यप जो कि जिला अध्यक्ष है और भूपेंद्र जो दूसरे आंवला लोकसभा जो विधानसभा है वहां का जो विधानसभा महासचिव है, दोनों ने आपसी में ही विवाद हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर शराब के नशे का आरोप लगाया और दोनों में हाथापाई की सूचना मिली। हालांकि किसी प्रकार का वीडियो सामने नहीं आ पाया, न ही कोई फुटेज सामने आ पाया, क्योंकि जितना भी ये पूरा प्रकरण हुआ वो एक कमरे में बंद होकर के हुआ। फिलहाल जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए चिंताजनक है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसी चीजें बरेली से सामने आ चुकी, लेकिन अभी की बात की जाए तो शिवचरण कश्यप जो कि जिलाध्यक्ष है, उन्होंने भूपेंद्र जो कि विधानसभा महासचिव था उसको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और उनका साफ तौर पर से कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां यानी कि भाजपा के प्रत्याशी से तालमेल बनाए रखा था भूपेंद्र ने, इसी के चलते इसको जो है निष्कासित किया गया है। फिलहाल अभी तक की जो बात सामने आ रही है वो साफ तौर पर से क्लियर है कि जो समाजवादी पार्टी का खेमा है वो कहीं ना कहीं अभी भी अनुशासनहीनता बरकरार रखा हुआ है और लोगों में अपनी छवि साफ नहीं कर पा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके का इसका असर देखने को मिलेगा और पार्टी हाईकमान से यानी कि सपा से प्रमुख की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। अब की बात की जाए तो वही शानू देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी अभी सामने आ रही है कि जिलाध्यक्ष ने महासचिव को उनके पद से भी हटा दिया है, पार्टी से करीब 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, तो क्या इस पर अभी तक जितने भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया या फिर कोई एक्शन लिया गया हो? और देखिए अभी की बात की जाए तो जो राष्ट्रीय सचिव है वीरपाल सिंह यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती है। उनका साफ तौर पर से कहना है कि कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वो गोल्डन फॉर्म से चले गए थे और उन्होंने किसी के भी विवाद की उनको सूचना नहीं मिली, तो खाने के दौरान जिला अध्यक्ष और भूपेंद्र जो विधानसभा महासचिव उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई है। तो जितने भी वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी जो साख है उसको बचाने में लगे हुए हैं और अपनी जो समाजवादी पार्टी जो खेमा है, जो उसकी अनुशासनहीनता है उसको दबाने में लगे हुए हैं। फिलहाल जो मामला है वो उजागर हो गया है और अब इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि शिवचरण कश्यप जो कि जिलाध्यक्ष है उन पर कई बार बड़े आरोप लग चुके हैं। और अवंतिका बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष पर हाथ उठाना एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी सामने आई है तो इसका खामियाजा जो है वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है जहां पर बरेली में समाजवादी पार्टी की मीटिंग चल रही थी जिसमें बड़ा बवाल हुआ है। महासचिव और जिलाध्यक्ष के बीच हाथापाई की खबर भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको कानपुर से बता दें जहां पर इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी के छापे। कानपुर मुंबई समेत 6 ठिकानों पर छापा। 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी। महिला का घर जलाने के केस में जेल में है इरफान। खबर कानपुर से जहां पर इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी के छापे। कानपुर मुंबई समेत 6 ठिकानों पर मारा गया छापा। 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी। महिला का घर जलाने के केस में जेल में बंद है इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी का छापा। कानपुर मुंबई समेत 6 ठिकानों पर ईडी ने की है छापेमारी की कार्रवाई। 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन तिवारी जुड़े हुए हैं। अमन, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि इरफान सोलंकी के कई ठिकानों पर ईडी की रेड मारी गई है, इस पर अधिक क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सबसे पहले तो ईडी की टीम आज सुबह 6 बजे के आसपास जाजमऊ स्थित इरफान सोलंकी के दोनों घरों पर पहुंची है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल जो है वो उनके साथ है। फिलहाल इरफान का जो परिवार है वो विधायक इरफान सोलंकी से महाराजगंज इस जेल में मिलने गया था। इस समय घर पर उनके ड्राइवर ही मौजूद है, बाकी कोई भी जो है घर का सदस्य मौजूद नहीं है। फिलहाल छापेमारी लगातार की जा रही है, घर के अंदर जो कागज है उनको देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो इरफान सोलंकी के लिए हुई है। फिलहाल इरफान को अभी
कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। और इसी जो आगामी 14 मार्च आने वाली है वो डेट जो है निश्चित की गई कि उनको उस दिन सजा सुनाई जाएगी। जी जानकारी दी कि उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था, तो क्या उसके बाद उनके घर वालों से भी पूछताछ करेगी ईडी? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जो इरफान ने जिस तरह से संपत्ति अर्जित की है, जिस तरह का काला धन यूज किया है, यही आरोप उन पर लगे हैं। और इरफान पर इस समय 18 मुकदमे जो है चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक मुकदमे में 14 तारीख को उनको सजा होनी है। फिलहाल इरफान सोलंकी का जो परिवार है वो विधायक इरफान सोलंकी से महाराजगंज जेल मिलने गया हो और उनको जानकारी दे दी गई है। वो परिवार जो है रास्ते में है और वो भी वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूछताछ उससे भी की जाएगी। जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के कई ठिकानों पर रेड मारी गई है, जहां पर कानपुर के 2 घरों में रेड मारी गई है। ईडी की टीम पहुंची हुई है सुबह तड़की 6 बजे से। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।